हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, आज मैं फिर आपके लिए क्लास 8 के हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक से लेसन नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फैक्ट्स लेकर आया हूँ। शुरुआत करने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँ और आपको आपकी पढ़ाई में मदद मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि डेट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट्स हैं, यानी बिना डेट्स का कोई भी काम नहीं होता है। जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन विच डेट, विच ईयर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन विच डेट, योर बर्थडे इज ऑन विच डेट, so everything is related to date. Today we are going to study about how we periodize. हम लोग periodize मतलब पीरियड से बना periodize, यानी समय को कैसे बांटते हैं। आपके बुक में 1817 जेम्स मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर की चर्चा है। यानी स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे जेम्स मिल, जिन्होंने 1817 में पूरे हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा और बांटने के पीछे इनका मकसद था कि पूरे हिस्ट्री को आसानी से समझा जा सके। यानी मिस्टर जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री, बेसिकली द इंडियन हिस्ट्री, इनटू 3 पार्ट्स so that the whole history and historical facts may be understood clearly. So what were the 3 parts? Answer is the Hindus, the Muslim and British. 3 भाग बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। अब ये 3 भाग में बांटने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य सिंपल था। पहला उद्देश्य तो ये था कि भारतीयों को आसानी से याद हो जाए कि इतिहास हमारा कैसे बना है, यानी नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये कि इसके आधार पर लोग ये समझ सके कि हिंदुओं का शासनकाल कब से कब तक रहा, मुस्लिम शासनकाल कब से कब तक रहा और ब्रिटिश यानी ईसाइयों का शासनकाल कब से कब तक रहा। अब जैसे एग्जाम्पल आपको पहले बताया गया, फिर से बता दूं कि जैसे हिंदू में अब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, समुद्रगुप्त जैसे जो हिंदू शासक रहे, उन्होंने कब से कब तक भारत पर शासन किया। इसमें से कुछ अच्छे शासक भी रहे, कुछ को लोगों ने पसंद किया भी, कुछ को लोगों ने पसंद नहीं किया। कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा शासन, डेमोक्रेटिकली शासन किया, इवन इफ दे वर किंग और एम्पेरर, बट समवेयर ऑल्सो निगेटिव। उसी तरह से इस्लामिक शासनकाल, जैसे दिल्ली सल्तनत की बात कर लें, अब औरंगजेब, अकबर, शाहजहाँ, जैसे कुछ शासक रहे। अब अकबर द ग्रेट कहा जाता है। इन अकबर के शासनकाल को आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनके शासनकाल में पीपल वेलफेयर रिलेटेड वर्क्स हुए। शाहजहाँ के शासनकाल में कुछ ऐसा ही था, लेकिन यही औरंगजेब का शासनकाल, या कुतुबुद्दीन का शासनकाल, या कुछ और ऐसे शासक रहे जिनके रिएक्शंस भी आते हैं। अंतिम है ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासनकाल। आप इस फिगर को देख रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स का नाम है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773। यानी गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स ने कब शासन किया, कब यह भारत आए, कितने सालों तक शासन किया, इनका शासन कैसा रहा। उस तरह लॉर्ड वेलेस्ली, अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस तरह से 3 भाग में बांट करके हिस्ट्री को समझाने का प्रयास मिस्टर जेम्स मिल ने किया, ताकि भारतीयों को अच्छे से भारत का इतिहास समझ में आए। मीन्स द इंडियन हिस्ट्री वाज डिवाइडेड बाय मिस्टर जेम्स मिल, एन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर named as Hindus, Muslims and British, so that the common Indians could be able to understand their history. तो इस तरह से उनका एक प्रयास रहा इंडियन हिस्ट्री को बांटने का। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने पहले बताया है, बार बताया है
कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है पढ़ने के दौरान, स्टडी करने के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स रखें। नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसके अनुसार आपका समाधान मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा सकूं, मेरी कोशिश यही रहेगी। इसलिए बेधड़क होकर के आप अपनी बात रखें, लेकिन बेधड़क होकर पढ़े भी, क्योंकि मेरे इस वीडियोज़ में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मेथड के आधार पर समझाया जाएगा, ताकि वैसे छात्राएं मीन्स स्टूडेंट्स जिनको समझ में काफ़ी दिक्कत आती है, पर्सनली वो इस चीज़ के आधार पर समझ लेंगे। तो इस वीडियो का यह उद्देश्य है। गॉट इट? तो ये तो हुई जेम्स मिल की बात, लेकिन आमतौर पर हम हिस्ट्री को ये भी जानते हैं कि पूरे हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा जाता है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। अब एंशियंट क्या होता है? तो एंशियंट यानी प्राचीन, यानी जब इंसान कुछ सीख रहा था, जैसे पहिए का आविष्कार, द इन्वेंशन ऑफ व्हील, फायर, etc, तो उसको एंशियंट कहेंगे, यानी प्राचीन। इसके बाद आया मिडाइवल, यानी राजा महाराजाओं का शासनकाल। अब भारत में अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट, रेड फोर्ट से इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, कैसे की, तो इसके बारे में हम लोग मिडाइवल में पढ़ेंगे, यानी मध्यकालीन भारत। और अंततः मॉडर्न, यानी भारत की आज़ादी से लेकर के अभी तक का जितना इतिहास है उसको मॉडर्न के रूप में देखते हैं, जिसको आधुनिक कहते हैं। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड जनरली द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, यानी एंशियंट यानी प्राचीन, मिडाइवल यानी मध्यकालीन, एंड मॉडर्न यानी आधुनिक। क्लियर है? इसमें एक टर्म आता है, व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या? तो कॉलोनियल कॉलोनी से आया। कॉलोनी आमतौर पर लोग कहते हैं मोहल्ले को, जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, इन विच कॉलोनी डू यू लिव, बट हियर द कॉलोनी इज डिफरेंट हिस्टोरिकली। इतिहास के आधार पर कॉलोनी अलग है। अब कॉलोनी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बहुत सारे डिफिनेशन है, लेकिन एक डिफिनेशन ये हो सकता है कि व्हेनेवर politically even a small country that dominates or tries to dominate any other weaker state or country socially, politically and economically, the same weaker country will be known as the colony of that very powerful country, whether it is small or big. Once again I'm telling, whenever a powerful country, whether it is small or big, it doesn't matter, tries to capture or dominate any other, a small or big country, but weaker country, politically, socially and economically, then the weaker country will be known as the colony of that particular powerful country. अब हिंदी में इसको समझ लें। जब कोई शक्तिशाली देश, चाहे वो मजबूत या कमज़ोर हो, मजबूत या कमज़ोर नहीं, बल्कि बड़ा या छोटा हो लेकिन मजबूत हो, बड़ा या छोटा हो लेकिन मजबूत हो, हर हाल में मजबूत हो, किसी दूसरे बड़े या छोटे कमज़ोर देश को सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, तो जो कमज़ोर देश है वो मजबूत देश की कॉलोनी कहलाएगी, जिसको हिंदी में उपनिवेश कहते हैं। जब कोई बड़ा या छोटा मजबूत देश अपने से कमज़ोर देश, चाहे वो बड़ा या छोटा हो, ये मायने नहीं रखता है, तो अगर उसको अपने अधीन कर लेता है सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, तो जो कमज़ोर देश होगा वो मजबूत देश की कॉलोनी यानी उपनिवेश कहलाएगी। जैसे इंडिया अच्छा उदाहरण है। हम ब्रिटेन से बड़े देश रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया, अपना उपनिवेश बनाया, कॉलोनी बनाया। क्यों? क्योंकि हम मजबूत तो थे, लेकिन हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर ने हमें कमज़ोर कर दिया। हम आपस में लड़ते रहे, जिसके कारण ब्रिटेन को फ़ायदा मिल गया और उसने हमें गुलाम बना लिया। सो इट इज़ द कॉलोनी,
यानी यही कॉलोनी है। इसके आधार पर कॉलोनियल यानी मेकिंग कॉलोनी। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक है कॉलोनियर, दूसरा है कॉलोनाइज्ड। हाँ, एक है कॉलोनाइज़र। अब ये कॉलोनाइज़र या कॉलोनाइज्ड को समझेंगे। कॉलोनाइज़र यानी जो कॉलोनी को बनाता है, और कॉलोनाइज्ड जो कॉलोनी बनता है। कॉलोनाइज़र इज सच टाइप ऑफ पावरफुल country that makes colony, and colonized such type of weaker country that becomes colony। फिर से मैं बता दूं, colonizer is such type of powerful country that makes colony, and colonized is such type of weaker country that becomes colony। तो इस तरह से अगर हम भारत की बात करें तो भारत कॉलोनाइज रहा है, इसलिए कॉलोनी बना, और ब्रिटेन कॉलोनाइजर रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मैं फिर अगले वीडियोज़ में फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आऊँगा, टॉपिक्स लेकर आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक्स।